स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम शरीर के एक बड़े ही अहम और दिलचस्प केमिकल मैसेंजर कॉर्टिसोल के बारे में थोड़ी बात करेंगे गहराई से। हाँ। इसको अक्सर लोग बस स्ट्रेस हार्मोन कह देते हैं, पर यह कहानी ना इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि ये हार्मोन बनता कहाँ है, शरीर में इसके काम क्या क्या है, और कुछ काम तो वाकई में सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ। और सबसे जरूरी, शरीर इसे कंट्रोल कैसे करता है। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, ये कॉर्टिसोल आखिर है क्या चीज और ये बनता कहाँ है हमारे शरीर में। देखिए, कॉर्टिसोल जो है वो बेसिकली एक स्टेरॉइड हार्मोन है। ओके, स्टेरॉइड। हाँ, और इसे बनाती है हमारी एड्रीनल ग्रंथियां, एड्रीनल ग्लैंड्स जो किडनी के ठीक ऊपर होती है ना वो। अच्छा। और उसमें भी एड्रीनल ग्रंथि का जो बाहरी हिस्सा है कॉर्टेक्स, उसके एक खास परत होती है जोना फैसिकुलाटा। ये हार्मोन वहां बनता है। जोना फैसिकुलाटा, ओके। जी। और हाँ, स्ट्रेस हार्मोन तो कहते ही हैं क्योंकि तनाव में ज्यादा निकलता है। पर जैसा आपने कहा, इसका काम सिर्फ स्ट्रेस तक ही नहीं है। शरीर के कई नॉर्मल रोजमर्रा के कामों में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। मेटाबॉलिज्म से लेकर इम्यून सिस्टम तक बहुत कुछ रेगुलेट करता है ये। बिल्कुल। और ये जो हमारे पास दस्तावेज है, इसमें इसके कामों को याद रखने का एक बड़ा अच्छा तरीका दिया है, BIGFIB। हाँ, ये काफी पॉपुलर है। हाँ, एक तरह का शॉर्टकट है इसके मेन फंक्शंस को समझने का। तो क्यों ना हम इसी BIGFIB के सहारे चलें, एक एक करके समझते हैं। जरूर। पहला अक्षर है B, ब्लड प्रेशर। कोर्टिसोल और ब्लड प्रेशर का क्या कनेक्शन है? ये इसे कैसे बढ़ाता है? अच्छा सवाल है। देखिए, कॉर्टिसोल ना सीधे सीधे ब्लड वेसल्स को नहीं सिकोड़ता। ओके। पर ये एक तरह से माहौल बनाता है। हमारी जो छोटी धमनियां हैं, आर्टेरियोल्स, उन पर कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम अल्फा-1 रिसेप्टर्स कहते हैं। अल्फा-1। हाँ। कॉर्टिसोल इन रिसेप्टर्स की संख्या या कहें उनकी सेंसिटिविटी को नॉरपेनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जैसे दूसरे हार्मोन्स के लिए बढ़ा देता है। अच्छा। और ये जो नॉरपेनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है, ये वेसल्स को सिकोड़ते हैं। तो कॉर्टिसोल इनके असर को ज्यादा पावरफुल बना देता है। तो ये खुद धक्का नहीं देता, पर दूसरों को धक्का देने में मदद करता है। बिल्कुल सही। हार्मोन्स की भाषा में इसे परमिसिव एक्शन कहते हैं, मतलब दूसरों को काम करने की ज्यादा इजाजत या क्षमता देना। परमिसिव एक्शन, ये तो दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं अगले अक्षर I पर। यह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ? क्या कॉर्टिसोल का शुगर मेटाबॉलिज्म से भी कोई सीधा लिंक है? हाँ बिल्कुल है, बहुत गहरा लिंक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का सीधा मतलब है कि शरीर की कोशिकाएं, सेल्स, खासकर मसल्स और फैट सेल्स, वो इंसुलिन हार्मोन के सिग्नल को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती। इंसुलिन का काम है खून से शुगर यानी ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजना। कॉर्टिसोल इसमें दो तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक तो वो सेल्स द्वारा ग्लूकोज के इस्तेमाल को कम करता है। अच्छा। और दूसरा, वो लिवर को ज्यादा ग्लूकोज बनाने के लिए उकसाता है। एक प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। हाँ, सुना है, नया ग्लूकोज बनाना। जी, गैर कार्बोहाइड्रेट चीजों से। तो नतीजा क्या होता है? खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और इसी वजह से कॉर्टिसोल को डायबिटोजेनिक भी कहा जाता है, मतलब इसमें डायबिटीज करवाने की क्षमता है, खासकर अगर इसका लेवल लंबे समय तक ज्यादा रहे। बाप रे, मतलब सिर्फ मीठा खाना ही नहीं, हमारा स्ट्रेस लेवल भी ब्लड शुगर को गड़बड़ा सकता है। ये समझना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आज की लाइफस्टाइल में तो खास तौर पर। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं G पर। इसमें 3 चीजें एक साथ हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस और प्रोटियोलिसिस। सुनने में भारी रहे, पर शायद इनका ताल्लुक शरीर को एनर्जी देने से है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तीनों ही प्रक्रियाएं शरीर के लिए फ्यूल मतलब ईंधन जुटाने के तरीके हैं। अच्छा। खासकर तब जब शरीर को एकदम से ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जैसे स्ट्रेस के समय या जब हम भूखे हों, फास्टिंग में। ओके। ग्लूकोनियोजेनेसिस की तो हमने बात की, लिवर में नया ग्लूकोज बनना। लाइपोलिसिस मतलब फैट का टूटना, हमारे फैट सेल्स में जो चर्बी जमा है वो टूटकर फैटी एसिड्स बनाती है, जिसे शरीर एनर्जी के लिए यूज कर सकता है। और प्रोटियोलिसिस मतलब प्रोटीन का टूटना, खासकर मसल्स का प्रोटीन। ये टूटकर अमीनो एसिड्स बनाते हैं जो या तो सीधे एनर्जी देते हैं या फिर लिवर उन्हें ग्लूकोज बनाने में यूज कर लेता है। अच्छा। और कॉर्टिसोल इन तीनों ही प्रोसेस को बढ़ावा देता है ताकि मुश्किल वक्त में शरीर के पास एनर्जी सोर्स की कमी ना हो। तो ये शरीर का एक तरह का इमरजेंसी एनर्जी बैकअप सिस्टम है जिसे कॉर्टिसोल चालू कर देता है। कमाल है।
जी। अब आते हैं एफ पर, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी में कमी। स्रोत कहता है कि इससे घाव भरने में देरी होती है और त्वचा पर खिंचाव के निशान मतलब स्ट्रेच मार्क्स या स्ट्राई भी पड़ सकते हैं। ये कैसे होता है? मुझे तो लगा था कोर्टिसोल सिर्फ अंदरूनी काम करता है। हाँ, ये इसका एक बहुत विजिबल मतलब दिखने वाला असर है। खासकर जब कोर्टिसोल का लेवल बहुत बढ़ जाता है ना, तब। देखिए, फाइब्रोब्लास्ट हमारी त्वचा और कनेक्टिव टिश्यू में मिलने वाले सेल्स हैं। इनका मेन काम है कोलेजन बनाना। कोलाजन, हाँ। हाँ, कोलेजन वो प्रोटीन है जो स्किन को उसकी मजबूती, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और घाव भरने के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। कोर्टिसोल क्या करता है? इन फाइब्रोब्लास्ट की काम करने की स्पीड को धीमा कर देता है। तो जब ये कम काम करते हैं तो कोलेजन भी कम बनता है। नतीजा, स्किन पतली हो जाती है, घाव भरने में ज्यादा टाइम लगता है, और अगर त्वचा खिंचती है, जैसे वजन बढ़ने या घटने पर, तो कोलेजन की कमी से वो अंदर से फट सी जाती है, जिससे वो लाल या बैंगनी रंग के स्ट्रेच मार्क्स यानी स्ट्राई बन जाते हैं। अच्छा, ये कुशिंग सिंड्रोम जैसी बीमारियों में दिखते हैं शायद। बिल्कुल, कुशिंग सिंड्रोम में जहां कोर्टिसोल बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत कॉमन है। तो स्ट्रेस का असर हमारी स्किन पर सीधे दिख सकता है। ये जानना तो बहुतों के लिए आंखें खोलने वाला होगा। जी। चलिए अब अगले आई पर आते हैं। ये है इन्फ्लेमेटरी और इम्यून रिस्पॉन्स को कम करना। ये थोड़ा अजीब है। इन्फ्लेमेशन और हमारा इम्यून सिस्टम तो हमें बचाते हैं, तो कोर्टिसोल इन्हें दबाता क्यों है? हाँ, ये कोर्टिसोल का एक बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं दो-धारी तलवार जैसा इफेक्ट है। दो धारी तलवार। हाँ, एक तरफ तो ये सूजन और इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे ऑटो इम्यून बीमारियों में या गंभीर एलर्जी में ये फायदेमंद हो सकता है। इसीलिए तो स्टेरॉइड दवाएं इतनी असरदार होती हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत को भी कम कर देता है। और स्रोत में लिखा था कि बाहर से स्टेरॉइड लेने पर टीबी या कैंडिडा जैसे इन्फेक्शन दोबारा उभर सकते हैं। वो इसी वजह से? बिल्कुल, ये कई तरीकों से इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। मोटे तौर पर समझें तो पहला, ये उन केमिकल्स का बनना कम करता है जो सूजन पैदा करते हैं, जैसे ल्यूकोट्रीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके। दूसरा, ये इम्यून सेल्स जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स को इन्फेक्शन वाली जगह पर आसानी से पहुंचने और चिपकने से रोकता है। अच्छा। तीसरा, ये मास्ट सेल्स से हिस्टामाइन का रिलीज कम करता है, जो एलर्जी में मेन रोल निभाता है। और एक बहुत जरूरी काम, ये इंटरल्यूकिन 2 यानी IL-2 नाम के सिग्नल मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन रोकता है। ये IL-2 इम्यून सिस्टम की टी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है। जब IL-2 नहीं बनता तो इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। अच्छा, तो IL-2 ब्लॉक होने से? हाँ, इसी IL-2 के ब्लॉक होने की वजह से जब कोई बाहर से स्टेरॉइड दवाएं लेता है जो कोर्टिसोल की तरह ही काम करती हैं, तो शरीर में पहले से मौजूद पर दबे हुए इन्फेक्शंस जैसे टीबी के बैक्टीरिया या कैंडिडा जैसे फंगस वो दोबारा एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि कमजोर इम्यून सिस्टम उन्हें कंट्रोल में नहीं रख पाता। तो मतलब स्टेरॉइड दवाएं लेते समय इन्फेक्शन का खतरा इसलिए बढ़ जाता है? ये तो क्लिनिकली बहुत जरूरी बात है। जी हाँ, ये इओसिनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स जैसे कुछ व्हाइट सेल्स की संख्या भी कम करता है। ओके, अब इस बिग FB पहेली का आखिरी टुकड़ा बी यानी बोन फॉर्मेशन में कमी, हड्डियों पर भी असर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जी हाँ, हड्डियों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। हमारी हड्डियों में 2 तरह के मेन सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो नई हड्डी बनाते हैं, हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोक्लास्ट जो पुरानी हड्डी को तोड़ते हैं। कोर्टिसोल ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है, मतलब नई हड्डी बनने का प्रोसेस धीमा हो जाता है। और शायद ये ऑस्टियोक्लास्ट को थोड़ा बढ़ावा भी देता है। तो अगर कोर्टिसोल का लेवल लंबे समय तक ज्यादा रहे तो हड्डी बनने और टूटने का बैलेंस बिगड़ जाता है, हड्डियां पतली और कमजोर हो सकती हैं। इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बिल्कुल, उसी स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं और उसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये बिग 5 ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ग्लूकोज, फैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फाइब्रोब्लास्ट मतलब त्वचा और घाव, इम्यून सिस्टम और बोन फॉर्मेशन, वाह, कोर्टिसोल के कितने सारे काम हैं। जी। स्रोत में 2 और बातें भी थी। ये भूख यानी एपेटाइट बढ़ाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में होने पर ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पर भी काम कर सकता है, जैसे एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स। हाँ, ये इसके एडिशनल इफेक्ट्स हैं। भूख बढ़ाने वाला असर खासकर स्ट्रेस में वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। हाँ, स्ट्रेस ईटिंग जिसे कहते हैं। जी, और जब कोर्टिसोल बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये किडनी में मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स से जुड़कर शरीर में नमक और पानी रोकने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर और बढ़ सकता है, पोटेशियम कम हो सकता है।
बिल्कुल एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की तरह। ये तो हो गई कॉर्टिसोल के कामों की लंबी लिस्ट। पर सवाल यह है कि शरीर इसे कंट्रोल कैसे करता है? मतलब क्या ये बस बनता रहता है या कोई सिस्टम है जो इसे जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा करता है? नहीं, ये बिल्कुल भी अनकंट्रोल्ड नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत सेंसिटिव कंट्रोल सिस्टम काम करता है। अच्छा। हाँ, जिसे हम HPA एक्सिस कहते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस तक, जो दिमाग के पास ही है और उसे कहता है ACTH हार्मोन बनाने और खून में छोड़ने को। ACTH? हाँ, ओके। फिर ये ACTH खून के जरिए ट्रैवल करके पहुंचता है एड्रीनल ग्रंथियों तक और उन्हें ऑर्डर देता है कॉर्टिसोल बनाने और रिलीज करने का। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से एड्रीनल। बिल्कुल, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब खून में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तो ये कॉर्टिसोल खुद ही वापस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है कि बस करो, अब और CRH और ACTH मत बनाओ। अच्छा, एक फीडबैक लूप जैसा। बिल्कुल, इसे ही नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ये एक ऑटोमेटिक कट ऑफ स्विच की तरह है जो ये पक्का करता है कि कॉर्टिसोल का लेवल जरूरत से ज्यादा ना बढ़ जाए। वाह, ये तो बड़ा स्मार्ट सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। और जैसा कि इस स्रोत के डायग्राम में दिख रहा है, इस पूरे सिस्टम पर स्ट्रेस और हमारी बॉडी क्लॉक मतलब सर्केडियन रिदम का भी गहरा असर होता है। बिल्कुल, स्ट्रेस चाहे वो फिजिकल हो जैसे कोई चोट या इन्फेक्शन, या मेंटल हो जैसे कोई चिंता या डर, वो HPA एक्सिस को तुरंत एक्टिवेट कर देता है। स्ट्रेस की हालत में CRH, ACTH और फिर कॉर्टिसोल तीनों का लेवल तेजी से बढ़ता है ताकि शरीर उस चैलेंज का सामना करने को तैयार हो सके, एनर्जी मिले, फोकस बढ़े। राइट। और दूसरी तरफ है सर्केडियन रिदम, हमारे शरीर की 24 घंटे वाली इंटरनल क्लॉक। नॉर्मल हालात में कॉर्टिसोल का लेवल सुबह उठने के ठीक बाद सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, सुबह सबसे ज्यादा? हाँ, ये हमें दिन शुरू करने, अलर्ट रहने, एक्टिव होने में मदद करता है। फिर जैसे जैसे दिन ढलता है, इसका लेवल कम होता जाता है और रात को सोते समय ये अपने सबसे लो लेवल पर होता है ताकि बॉडी रेस्ट और रिपेयर कर सके। ये रोज का उतार चढ़ाव हमारी नींद, मूड, एनर्जी लेवल सबके लिए बहुत जरूरी है। तो सुबह उठकर एकदम फ्रेश फील करने में कॉर्टिसोल का भी हाथ है? हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अगर तनाव लगातार बना रहे, जिसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, तब क्या होता है? क्या ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है? स्रोत में इसके कुछ बुरे नतीजों का जिक्र है। हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस इस पूरे बैलेंस्ड HPA एक्सिस सिस्टम को हिला कर रख देता है। जब स्ट्रेस लगातार रहता है ना, तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता ओह, और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं, जैसा स्रोत बता रहा है। पहला, कॉर्टिसोल का लगातार बढ़ा रहना, मतलब शरीर हर समय हाई अलर्ट मोड में रहता है। दूसरा, कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस, मतलब एक टाइम के बाद शरीर के सेल्स लगातार बढ़े हुए कॉर्टिसोल के सिग्नल को अनसुना करने लगते हैं, वो उसके लिए कम सेंसिटिव हो जाते हैं। ये तो अजीब है, कॉर्टिसोल ज्यादा है पर काम नहीं कर रहा। हाँ, और ब्रेन शायद इसे भांप के और ज्यादा कॉर्टिसोल बनाने का सिग्नल भेजता रहता है। तीसरा, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना। हमने देखा था कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम को दबाता है। लंबे समय तक ऐसा होने से इन्फेक्शन और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। राइट। और चौथा, HPA एक्सिस का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाना, डिसरेगुलेशन, मतलब नेगेटिव फीडबैक खराब, सर्काडियन रिदम गड़बड़, जैसे रात को नींद ना आना, सुबह थकान, स्ट्रेस के प्रति बॉडी का रिस्पॉन्स एबनॉर्मल हो जाता है। और जब ये रेगुलेटरी सिस्टम बिगड़ेगा तो वो सारे बिग 5B वाले काम, ब्लड प्रेशर, शुगर, इम्यूनिटी, हड्डियां, घाव भरना, सब पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, सब पर लंबे समय तक असर पड़ेगा और यही स्थिति कई फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ में हो सकती है। तो कुल मिलाकर कॉर्टिसोल सिर्फ एक स्ट्रेस हार्मोन नहीं है, बल्कि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, हड्डियों, त्वचा, इन सब के स्वास्थ्य का एक बहुत अहम रेगुलेटर है। जी। इसके काम जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी है इसका सही कंट्रोल, जो HPA एक्सिस, हमारी दिनचर्या और हाँ, हमारे स्ट्रेस के लेवल पर निर्भर करता है। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है, खासकर लंबे समय के तनाव से, तो इसके असर वाकई बहुत गहरे और दूर तक जा सकते हैं। बिल्कुल, इस पूरी बातचीत का सार यही है कि कोर्टिसोल अपने आप में बुरा नहीं है, वो तो जीवन के लिए जरूरी है। प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेस या किसी और वजह से इसका बैलेंस लंबे समय के लिए बिगड़ जाता है। ये हमें समझाता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस सिर्फ कोई दिमागी चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के लगभग हर सिस्टम को कैसे सीधे कोर्टिसोल के जरिए नुकसान पहुंचा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस यहाँ और भी साफ हो जाती है। सही कहा।
और अंत में एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। जरूर। जब क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण कोर्टिसोल का ये नाजुक संतुलन बिगड़ता है, तो शरीर पर इसके और क्या-क्या ऐसे लॉन्ग टर्म प्रभाव हो सकते हैं जिनके बारे में शायद हम अभी पूरी तरह जानते भी नहीं हैं। विज्ञान लगातार नई चीजें खोज रहा है, पर यह सोचना जरूरी है कि ये स्ट्रेस हार्मोन अगर बेकाबू हो जाए तो हमारी सेहत की कहानी में और कौन से अनजाने पन्ने जोड़ सकता है।